नमस्कार दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी की एक और क्लास में स्वागत है आपका। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है मौखिक परीक्षाया अधोलिखितेषु अस्ति। तो इसमें पूछा जा रहा है मौखिक परीक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है शास्त्रार्थम, सेकंड वाला ऑप्शन है संभाषणम, थर्ड वाला ऑप्शन है शास्त्रार्थम संभाषणश्च और लास्ट वाला ऑप्शन है सर्वमपि। तो बताइए इनमें से मौखिक परीक्षा का उदाहरण में से कौन सा है। देखिए शास्त्रार्थ करना ये मौखिक परीक्षा का एग्जाम्पल होता है ना। और संभाषण बोलना ये भी क्या है, मौखिक परीक्षा का एग्जाम्पल है ना। आप जो क्या करते हैं, आप जो मौखिक परीक्षा भी लेते हैं और शास्त्रार्थ के द्वारा भी आप मौखिक परीक्षा ले सकते हैं। शास्त्रार्थ का मतलब होता है कि आपने 2 या 4 बच्चे खड़े कर दिए, उनको क्या किया, आपस में बुलवाया है ना, आमने सामने, तो इसे हम कहते हैं शास्त्रार्थ। तो आंसर जो होगा वो तीसरा वाला हो जाएगा, शास्त्रार्थम और संभाषण से दोनों ही है ना। तो शास्त्रार्थ भी और संभाषण भी ये दोनों ही क्या है, मौखिक परीक्षा के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण दोनों में से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मूल्यांकनम क्रियते। तो इसमें कहा गया है मूल्यांकन किया जाता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है अर्ध परीक्षा का। सेकंड वाला ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा। थर्ड वाला ऑप्शन है कक्षा परीक्षा सह आकलन एकीकरणम, अर्थात कक्षा में परीक्षा के साथ में आकलन का एकीकरण। और लास्ट वाला ऑप्शन है लक्ष्य सिद्धि मापनम, अर्थात लक्ष्य की सिद्धि मापना। तो जो मूल्यांकन किया जाता है वो लक्ष्य की सिद्धि मापने के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, लक्ष्य सिद्धि मापनम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगभग जो है 85-86 क्लासेस संस्कृत की करा रखी हैं। अगर आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे हमारी सारी क्लासें। इसके अलावा प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में है विद्यार्थीषु उच्च प्राथमिक स्तरे, अर्थात विद्यार्थियों में उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्च माध्यमिक स्तर अर्थात उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषायाम रुचि संवर्धनार्थम किम आवश्यकम। तो उसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों की उच्च प्राथमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा में रुचि बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है विद्यार्थिभ्य मौखिक रूपेण अधिकाधिकम विवरण देयम, अर्थात विद्यार्थियों को जो है मौखिक रूप से अधिक विवरण देना चाहिए। सेकंड वाला ऑप्शन है विद्यार्थिभ्य अधिकम श्रुतलेखनम, अर्थात विद्यार्थियों को जो है अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, श्रुतलेख देना चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन है विद्यार्थी नाम व्याकरण ज्ञान से वर्धनम कार्यम, अर्थात विद्यार्थियों के व्याकरण ज्ञान जो है वो बढ़ाने का कार्य बढ़ाना चाहिए। लास्ट वाला ऑप्शन है विद्यार्थी नाम पुस्तकानि पठितुम सूचिता, अर्थात विद्यार्थियों को जो है पुस्तक पढ़ने के लिए जो है सूचित या सूचना देनी चाहिए। तो इसका आंसर बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर अगर आपको क्या करना है, उसमें भाषा में रुचि उनकी बढ़ानी है, क्या करनी है, भाषा में रुचि बढ़ानी है। उसके लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए जो जरूरी है वो जाएगा पहला वाला ऑप्शन कि विद्यार्थियों को मुख्य रूप से अब क्या करें, अधिक से अधिक विवरण दें। तो आंसर होगा इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है संप्रेषण नीति निर्धारण आवश्यकम। इसमें कहा जा रहा है संप्रेषण की नीति निर्धारण में आवश्यक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है विषय वस्तु सरल हो। सेकंड वाला ऑप्शन है विषय वस्तु अप्रभावी, अर्थात विषय वस्तु अप्रभावी हो। थर्ड वाला ऑप्शन है विषय वस्तु कठिनम, अर्थात विषय वस्तु कठिन हो। और लास्ट वाला ऑप्शन है विषय वस्तु प्रभावी, अर्थात विषय वस्तु प्रभावी हो। तो सी आंसर बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। तो संप्रेषण की नीति निर्धारण में आवश्यक हो जाएगा कि जो विषय वस्तु है वो क्या हो, वो सरल हो जाए, क्या हो, विषय वस्तु सरल हो। ओके, तो आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। जितनी विषय वस्तु सरल होगी उतना ही संप्रेषण क्या होगा, उतना ही जो है प्रभावी होगा, क्या होगा, उतना ही जो है संप्रेषण प्रभावी होगा जितनी विषय वस्तु सरल होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जो संप्रेषण है वो अच्छा हो तो विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, श्रवण कौशल से उदाहरणम अस्ति। श्रवण कौशल का उदाहरण है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है कथा श्रवणम, कथा सुनना। सेकंड वाला ऑप्शन है पुस्तकम पठनम, पुस्तक पढ़ना। थर्ड वाला ऑप्शन है श्रुतलेख लेखनम, अर्थात इमला लिखना। और लास्ट वाला ऑप्शन है दूरदर्शनम दर्शनम, अर्थात जो दूरदर्शन है उसे देखना। सो आंसर बताइए स्टूडेंट कौन सा होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन कथा श्रवणम, अर्थात कथा सुनना, ये श्रवण कौशल का उदाहरण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षणम भवति। उपचारात्मक शिक्षण होता है, तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है छात्र नाम त्रुटि निवारणम, था जो छात्रों की जो त्रुटियां जो गलतियां हैं उनको दूर करना। सेकंड वाला ऑप्शन है पठने निपुणता प्राप्यति, अर्थात पढ़ने में निपुणता प्राप्त करना। थर्ड वाला ऑप्शन है छात्र नाम त्रुटि नाम अवगमनम, अर्थात छात्रों की त्रुटियों को समझना या जानना। और लास्ट वाला ऑप्शन है उपयुक्तम सर्वमपि, अर्थात उपयुक्त सभी।
तो सही आंसर बता दीजिए स्टूडेंट, कौन सा हो जाएगा। तो उपचारात्मक शिक्षण आपको पता है, एक तो होता है निदानात्मक शिक्षण, एक होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है, जो भी छात्र के अंदर कमी या कमजोरी होती है उसका पता लगाया जाता है। और उपचारात्मक शिक्षण के अंदर अंतर्गत क्या किया जाता है, छात्रों की जो भी त्रुटि है उसको क्या कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, छात्र नाम त्रुटि निवारण, अर्थात छात्रों की जो त्रुटि है उनको निवारण करना है, उनको जो है दूर करना, ये क्या है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, कस्मिन शिक्षणे, किस शिक्षण में गहन अध्ययनार्थम मननार्थम, गहन अध्ययन के लिए और मनन के लिए क्या करते हो गया, और मौन वाचनम भवति, मौन वाचन होता है। तो इस क्वेश्चन का अर्थ है कि किस शिक्षण में गहन अध्ययन के लिए और मौन अध्ययन के लिए, है ना, सॉरी मनन के लिए मौन वाचन होता है, मौन वाचन होता है। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि किसका जो है आप मौन वाचन करते हैं, गहन अध्ययन अगर आपको करना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है एकांकी, सेकंड वाला ऑप्शन है नाटकीय, थर्ड है गद्य और लास्ट वाला ऑप्शन है पद्य। तो जो आंसर है इसमें हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन गद्य। देखिए, अगर आपको गद्य का अर्थ समझना है ना अच्छे से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गद्य का मौन वाचन करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा, गहन अध्ययन के लिए और मनन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मौन वाचन करना पड़ेगा, अगर आपको इसका अर्थ अच्छे से समझना है तो गद्य का, है ना। आपको पता है एकांकी नाटक तो आप जो है आनंद के लिए पढ़ते हैं ना, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, है ना। और पद तो आप जानते हैं, आपको उसको क्या निकालना होता है, उसको तो भावार्थ निकालना होता है ना। तो मौन वाचन के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, गद्य का क्या होता है, मौन वाचन होता है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षायाम शिक्षिका विविधान उपायान प्रक्रियाश्च एतदर्थम उपयुञ्जीत, अर्थात कक्षा में शिक्षिका अनेक उपायों और प्रक्रियाओं का इसलिए उपयोग करती है। तो कक्षा में जो शिक्षिका है वो अनेक उपायों का और प्रक्रियाओं का इसलिए उपयोग करते हैं। तो क्यों करती है उपयोग, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है विविध छात्र प्रकाराणाम आवश्यकता पूर्यतुम, अर्थात विविध प्रकार के जो छात्र हैं उनकी आवश्यकता पूरा करने के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन है परिणामकारित्या छात्रान आकलितुम, अर्थात जो परिणामकारी छात्र हैं उनका आकलन करने के लिए। थर्ड वाला ऑप्शन है शीघ्रम पदोन्नति स्थिरीकर्तुम, अर्थात शीघ्र ही पद की उन्नति है उसको स्थिर करने के लिए। और लास्ट वाला ऑप्शन है उपयुक्तम सर्वमपि, अर्थात ये सभी के सभी ऑप्शन। तो सही आंसर इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, जब कक्षा में जो शिक्षिका है वो अनेक जो उपाय हैं और प्रक्रिया हैं उनका उपयोग कर रही है, तो वो इसलिए कर रही है क्योंकि जो छात्र होते हैं, आपको पता है छात्र जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई जो है किस प्रकार से सीखता है तो कोई किस प्रकार से सीखता है। तो वो ऐसा इसलिए कर रही है कि जो अनेक प्रकार के जो छात्र होते हैं उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है, कश्चित कक्षाया छात्राणाम अवबोधनम क्षमताया विकासाय कै विधि न्यूनतया प्रभावशाली अस्ति, अर्थात क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी कक्षा के छात्रों का अवबोधन क्षमता का विकास के लिए कौन सी विधि बहुत ही कम प्रभावशाली है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको जो कक्षा के जो छात्र हैं उनकी अवबोधन क्षमता का विकास करना है। ठीक है, तो उसके लिए इनमें से कौन सी जो है सबसे कम प्रभावशाली विधि है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, अध्यापक गद्यांशस्य शीर्षक विलिख्य परिचर्चा च आयोजनम छात्रान मौन वाचनम अर्थ प्रेरयति। इसमें कहा जा रहा है कि अध्यापक जो है गद्यांश के शीर्षक को लिख करके उस पर जो परिचर्चा है उसका परिचर्चा का आयोजन करके छात्रों को मौन वाचन के लिए, है ना, और अर्थ के लिए प्रेरित करता है। सॉरी, ये जो है मौन वाचनार्थम है, ये इसी का ही है ना, जिसका अर्थ है मौन वाचन के लिए प्रेरित करता है। फिर से समझिए इसको कि अध्यापक जो है गद्यांश का शीर्षक लिखकर और परिचर्चा का आयोजन करके छात्रों को मौन वाचन के लिए प्रेरित करता है, ये इसका अर्थ है। सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, इसमें कह रहा है कि अध्यापक है गद्यांशम, अर्थात अध्यापक जो है गद्यांश को उच्च जोर से पठित्वा पढ़ करके विस्तृतम व्याख्यानम पंक्तिनाम च मातृभाषा अनुवादम करोति, अर्थात अध्यापक गद्यांश को जोर से पढ़ करके विस्तृत व्याख्यान और पंक्तियों का जो है मातृभाषा में क्या करता है, अनुवाद करता है। सेकंड वाला ऑप्शन ये है। थर्ड वाला देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन है अध्यापक नवीन शब्दानाम संरचना परिचर्चा छात्रान मौन वाचनार्थम प्रेरयति, अर्थात अध्यापक नए शब्दों की संरचना और परिचर्चा के लिए छात्र को मौन वाचन के लिए प्रेरित करता है।
और लास्ट वाला ऑप्शन है अध्यापक छात्रान मौन वाचनार्थम अभिप्रेरति तथ्याधारितानाम निर्णयात्मकान च प्रश्नान प्रस्तुति, अर्थात अध्यापक छात्रों को मौन वाचन के लिए अभिप्रेरित करता है और तथ्यों पर आधारित निर्णयों पर, है ना, क्या करता है, प्रश्न पूछता है। तो बताइए कि अगर जो शिक्षक है, शिक्षक को छात्रों की जो अवबोधन क्षमता उसका विकास अगर करना है तो उसके लिए इसमें कौन सी कम से कम प्रभावशाली विधि है। तो एक बार सभी ऑप्शन देखिए इसमें, तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन में है कि कोई कक्षा में जो छात्र है उनकी समझ की क्षमता का विकास करने के लिए कौन सी विधि कम से कम प्रभावशाली है। तो देखिए, अध्यापक गद्यांश के शीर्षक को लिख करके और जो परिचर्चा है उसका आयोजन करके छात्र को मौन वाचन के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए, जब भी मौन वाचन की बात अगर की जाए, है ना, किसकी, मौन वाचन की, तो वो विधि होगी प्रभावशाली। तो उसमें मौन वाचन की बात हो रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। उसने पूछा न्यूनतम प्रभावशाली, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की कि अध्यापक गद्यांश को जोर से पढ़कर विस्तृत व्याख्या, है ना, विस्तृत व्याख्यान और पंक्तियों का मातृभाषा में क्या करता है, अनुवाद करता है। तो देखिए, अगर जोर से पढ़ने से आपको पता है कि कभी भी शिक्षण जो है प्रभावशाली नहीं होता है ना, क्या नहीं होता है, प्रभावशाली नहीं होता है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसमें कम से कम प्रभावशाली हो जाएगा कि अध्यापक गद्यांश को जोर से पढ़कर विस्तृत व्याख्यान, है ना, और पंक्तियों का जो मातृभाषा में क्या करता है, अनुवाद करता है। क्या करता है, अनुवाद करता है। तो जोर से पढ़ करके जो आपको पता है कि जो बच्चे की जो क्षमता का विकास है ना, उसका अवबोधन नहीं किया जा सकता, मतलब अवबोधन जो अवबोधन है छात्रों के, है ना, उसकी क्षमता का विकास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि उसने पूछा है कि कौन सी इसमें न्यूनतम प्रभावशाली विधि है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन की कि अध्यापक नए शब्दों की संरचना पर परिचर्चा करके छात्र को मौन वाचन के लिए प्रेरित कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो ठीक हो जाएगा क्योंकि उसने पूछा कम प्रभावशाली है। और लास्ट वाले में कहा जा रहा है कि अध्यापक छात्रों को मौन वाचन के लिए अभी प्रेरित करता है और उस पर आधारित निर्णयों के लिए क्या करता है, प्रश्न पूछता है। तो ये भी ठीक हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा। तो जो सबसे कम प्रभावशाली है वो हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, है ना, क्योंकि शिक्षक को क्या करना है, शिक्षक को ये देखना है कि जो छात्र हैं उसकी अवबोधन क्षमता कैसी है ना, क्योंकि छात्रों को शिक्षक को जो है छात्रों की अवबोधन क्षमता का जो विकास है वो देखना है कि कितना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड वाला ऑप्शन। तो सबसे कम प्रभावशाली जो है वो ये वाली हो जाएगी, सेकंड वाली, कि अध्यापक जो है गद्यांश को जोर से पढ़कर विस्तृत व्याख्या करके, है ना, और पंक्तियों की जो मातृभाषा क्या करता है, अनुवाद करता है, व्याख्या करके, और जो पंक्तियां हैं उनका भी मातृभाषा में क्या करता है, अनुवाद करता है। तो देखिए, बाकी जितने भी सारे ऑप्शन हैं सभी में किसकी बात की जा रही है, सभी में बात की जा रही है मौन वाचन की। और जब भी मौन वाचन की बात की जाती है ना, तो उससे क्या होता है, जो छात्र होते हैं उनकी अवबोधन क्षमता का उसमें विकास होता है, ठीक है। तो चिल्लाने से कभी भी जो बच्चे हैं उनकी अवबोधन क्षमता का विकास नहीं होगा। तो यहाँ पर जोर से पढ़ने की बात इसमें की जा रही है, इसलिए तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। तो सबसे कम जो प्रभावशाली है वो यही है, जिससे जो छात्रों की जो क्षमता का विकास है, अवबोधन क्षमता का, वो कम होगा, है ना, क्या होगा, कम होगा। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 10। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में है लेखन विषयक व्यतिक्रम कथ्यते, अर्थात लेखन विषय से संबंधित जो भी समस्या उसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है डिस्फोरिया, सेकंड है डिसलेक्सिया, थर्ड है डिस्ग्राफिया और लास्ट है डिसकैलकुलिया। तो लेखन विषय की बात यहाँ पर हो रही है, तो ऑप्शन तो आपको मिल गया होगा, इजी क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन आपको पता है सीटेट एग्जाम में आता है और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि सभी क्वेश्चन सीटेट एग्जाम के ही हैं, उसी में से उठाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिस्ग्राफिया। क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। और आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, ग्राफ का मतलब ग्राफ खींचना, और खींचने के लिए क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है ना। तो लिखन विषय संबंधित है तो हो जाएगा डिस्ग्राफिया। तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, डिस्ग्राफिया, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला है व्याकरण बोधनस्य उपयोग, अर्थात व्याकरण बोध का उपयोग किस लिए किया जाता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है यथार्थाभिवर्धनम, अर्थात व्याकरण के बोध से या व्याकरण की समझ से जो यथार्थता अर्थात शुद्धता है वो उसमें वृद्धि होती है। सेकंड वाला ऑप्शन है संख्या वृद्धि, संख्या में वृद्धि होती है। थर्ड वाला ऑप्शन है भाषण शक्ति विवर्धनम, अर्थात बोलने में जो शक्ति है उसमें वृद्धि होती है, बोलने की शक्ति में वृद्धि होती है। लास्ट वाला ऑप्शन है साक्षरता विवर्धनम, अर्थात साक्षरता में वृद्धि होती है। तो आप सभी को पता है व्याकरण की समझ से क्या होता है, जो शुद्धता है उसमें वृद्धि होती है ना। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि व्याकरण का उद्देश्य क्या है, शुद्धता प्रदान करना, भाषा को शुद्ध बनाना, है ना, भाषा को क्या करना, शुद्ध करना। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, यथार्थाभिवर्धनम। यथार्थता का मतलब बिल्कुल शुद्धता, बिल्कुल शुद्ध, है ना, बिल्कुल शुद्ध जो है वो बढ़ाना, बिल्कुल शुद्धता उसमें लाना, ठीक है।
तो आंसर इसलिए हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में है, एका शिक्षिका प्रथम कक्षायां छात्रान् जनैः वस्तुभिः च सम्बद्ध शब्दानां परिचयं करोति। अधोलिखितेषु शब्द शिक्षण सिद्धांत संदर्भे किं परिस्थितिनुगुणम् असमीचीनम। तो असमीचीनम का विशेष ध्यान रखना। इसमें कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका प्रथम कक्षा में छात्रों को लोगों के द्वारा और वस्तुओं के द्वारा, है ना, संबंध शब्दों से परिचय कराती है। निम्नलिखित में से शब्द शिक्षण सिद्धांत के संदर्भ में क्या परिस्थिति के अनुसार असमीचीन है अर्थात अनुपयुक्त है, सही नहीं है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है, वस्तुनि दृष्ट्वा छात्रा शब्दार्थान स्पष्ट रूपेण अवगच्छन्ति, अर्थात वस्तुओं को देखकर जो छात्र हैं वो शब्दों के अर्थ स्पष्ट रूप में समझते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन है, छात्रा वस्तु संबंध शब्दान सम्यक पठन्ति, अर्थात छात्र वस्तुओं से संबंध शब्दों को सही पढ़ते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, थर्ड वाला ऑप्शन में छात्रा वर्तनी आश्रित्य नवीन शब्दान शीघ्रम अवगच्छन्ति, अर्थात छात्र वर्तनी पर आधारित नवीन शब्दों को शीघ्र समझते हैं। और लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, विभिन्न इंद्रियाणाम सहायेन अधिगमम प्रभावात्मकम भवति, अर्थात विभिन्न इंद्रियों की सहायता से जो अधिगम है वो प्रभावात्मक होता है। सही आंसर देखिए इसमें कौन सा है। तो देखिए पहले आप क्वेश्चन को समझिए एक बार ठीक से, तब आपको अच्छे समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका प्रथम कक्षा के छात्रों को लोगों और वस्तुओं के द्वारा, है ना, संबंध शब्दों से क्या करती है, परिचय कराती है। तो निम्नलिखित में से शब्द शिक्षण सिद्धांत संदर्भ में क्या परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त नहीं है। तो देखिए, तो स्टूडेंट अब देखते चलिए। देखिए कि वस्तु को देखकर छात्र शब्दों के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो बिल्कुल सही बात है ना। जैसे छात्र क्या करेंगे, वस्तु को देखेंगे तो शब्दों के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे, है ना। तो ये तो परिस्थिति के अनुसार अर्थात सही है, उपयुक्त है, क्योंकि उसने पूछा है असमीचीन है अर्थात जो सही नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन देखिए कि छात्र जो है वस्तु से संबंधित शब्दों को सही पढ़ते हैं, तो ये भी ठीक है। अगर वस्तु का संबंध जो है शब्दों के साथ में स्थापित कर दिया जाए तो छात्र वस्तु से संबंधित शब्दों को सही पढ़ते हैं, तो ये भी ठीक है। तो हम बात करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन की कि छात्र वर्तनी पर, है ना, आधारित नए शब्दों को शीघ्र समझते हैं, तो ये सबसे कम उपयुक्त हो जाएगा यहाँ पर, है ना, कि छात्र वर्तनी पर आधारित नए शब्दों को शीघ्र समझते हैं। तो यह ऑप्शन क्या है यहाँ पर सबसे कम प्रभावशाली है, या क्या आप कह सकते हैं कि ये असमीचीन है ना। यदि हम बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की कि विभिन्न इंद्रियों की सहायता से अधिगम प्रभावात्मक होता है, तो बिल्कुल ये बात भी ठीक है ना। जब क्या होगा, जब शिक्षिका है ना प्रथम कक्षा के छात्रों में लोग और वस्तु के द्वारा संबंध शब्दों से परिचय कराएगी, तो इससे क्या होगी, जो विद्यार्थियों की जो इंद्रियां हैं, है ना, क्या हो जाएंगी, वो सारी की सारी एक्टिव हो जाएंगी। तो विभिन्न प्रकार की इंद्रियों उसमें काम करेंगी, तो विभिन्न इंद्रियों की सहायता से अधिगम प्रभावात्मक भी होगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने असमीचीन पूछा है। तो असमीचीन यही हो जाएगा कि छात्र जो है वर्तनी पर आधारित नए शब्दों को शीघ्र समझते हैं ना, क्योंकि इसमें वर्तनी की बात तो कहीं की ही नहीं गई है क्वेश्चन में। बताओ कहीं की गई है क्या? ठीक है, आप देख सकते हैं वर्तनी की इसमें कहीं भी बात नहीं की गई है। तो इसलिए सबसे कम जो उपयुक्त अर्थात जो असमीचीन है वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए स्टूडेंट 13 क्वेश्चन है, एका छात्रा पठन समय, एक छात्रा पढ़ते समय एकम अपरिचितम शब्दम पश्यति सा, एक अपरिचित अर्थात नया शब्द देखती है, तो उसे, सा का मतलब होता है वह या उसे, तो यहाँ पर इसका अर्थ उसे निकल रहा है, उसे शब्दस्यार्थम किंचित परिच्छेद, था जो शब्द का अर्थ है किसी से पूछ लेना चाहिए। सेकंड वाला ऑप्शन है संदर्भानुसारम अर्थस्य अनुमानम कुर्यात, अर्थात संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान लगा लेना चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन है शब्दकोश शब्दस्यार्थम पश्येत, अर्थात शब्दकोश से शब्द का अर्थ देख लेना चाहिए। और लास्ट वाला ऑप्शन है उपयुक्तम सर्वमपि, अर्थात उपयुक्त सभी। तो सही आंसर इसमें कौन सा है बताइए। तो देखिए जब जो छात्रा है वो पढ़ रही है ना, तो वो एक नया शब्द देखती है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे जो है संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान लगाना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होगा, है ना कि उसे शब्द का अर्थ किससे पूछना चाहिए, नए शब्दकोश से अर्थ उसका देखना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, उसको संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ का अनुमान लगाना चाहिए कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। कमेंट करके जरूर बताइए आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी। और मैं आज जो है आपकी 2 घंटे क्लास लगाने वाला था, लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्स कम आ रहा है स्टूडेंट की तरफ से, तो इस वजह से मुझे ये क्लास है यहीं पर स्टॉप करनी पड़ रही है। बाकी क्लास आपको डेली मिलती रहेगी शाम को 6 बजे, थोड़ा शॉर्ट क्लास मिलेगी। अगर आपका जो रेस्पॉन्स है थोड़ा वो कम दिखाई देगा तो ठीक है, तो मिलती रहेगी, ऐसी बात नहीं, मिलती रहेगी डेली। ठीक है, कोशिश करूँगा कि 30 मिनट की क्लास तो कम से कम हो जाए नेक्स्ट क्लास। और अगर
ज़्यादा आप जो रुचि दिखाते हैं क्लास के प्रति, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, वीडियो को शेयर ज़्यादा करते हैं, तब आपकी क्लास जो है बहुत 1 घंटे की 1.5 घंटे की मैं कराऊंगा, ठीक है। और अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स देखने को मिलता रहा जैसा आपका मिल रहा है, मतलब बहुत कम रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आपको ज़्यादा लंबी क्लास दी जाए, ठीक है। क्योंकि वही बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बात समझ आ रही है। तो जब तक वीडियो का अगर मतलब वीडियो बनाए अगर हम उसका फल ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वीडियो की क्लास जो है, मतलब जो क्लास है वो और बड़ी हो, है ना, उसका समय जो और बढ़ाया जाए, क्वेश्चन और लाए जाएँ, आपकी तैयारी को बेहतर बना जाए, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ आपको एक और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।